नमस्कार, मैं माधुरी एनडीटी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लाए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी ने हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद इंडिया अलायंस की पार्टियों ने ईडी की जांच पर सवाल खड़े किए। जर्मनी के फॉरेन ऑफिस और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ताओं ने भी इस गिरफ्तारी पर उचित न्याय व्यवस्था और निष्पक्ष कानून प्रक्रिया की वकालत की। बीते समय में ईडी व सीबीआई द्वारा विपक्षी पार्टी के नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। विपक्षी दलों द्वारा कहा जाता रहा है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई यह गिरफ्तारी भी उसी कड़ी का हिस्सा है। जबकि दूसरी तरफ भाजपा के एक भी नेता पर कोई जांच व कार्यवाही नहीं हो रही। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को निचले न्यायालय द्वारा 7 दिन की रिमांड पर ईडी के हवाले किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका भी 27 मार्च को खारिज कर दी गई है। गजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च को एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव द्वारा रमजान के महीने में तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की तत्काल रिहाई और गजा में सहायता पहुंचाने की मांग की गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में 14 वोट पड़े। संयुक्त राज्य अमेरिका वोटिंग के इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं किया और वोटिंग प्रक्रिया में भागीदारी नहीं निभाई। फिलिस्तीन के परमानेंट ऑब्जर्वर रियाद मंसूर ने परिषद को कहा कि तक 1 लाख से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए अथवा अपंग हो गए हैं। आरोप है कि इजरायली कब्जे वाले इलाके में सेना नरसंहार और यौन हिंसा कर रही है, महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रही है और जानबूझकर भुखमरी पैदा करने की कोशिश हो रही है। होली के त्योहार पर देश भर में उल्लास के बीच महिला उत्पीड़न और अल्पसंख्यक विरोधी कई घटनाएं सामने आई हैं। यूपी के बिजनौर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक मुस्लिम को हुड़दंगी लड़कों ने रोककर जबरन रंग डाला। इस मामले पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। होली पर हुड़दंगई के वायरल हुए अन्य वीडियो में दिल्ली के वसंत कुंज में गाड़ी पर सवार 2 लड़के राह चलते लोगों और महिलाओं पर पानी के गुब्बारे फेंकते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद इन लड़कों पर भी कार्रवाई हुई। होली पर होने वाली हुड़दंगी का महिला संगठन संघर्षशील महिला केंद्र ने खंडन किया और होली खेलने की आड़ में महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़, उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 21 मार्च को सरकार द्वारा संचालित फैक्ट चेकिंग यूनिट का गठन करने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इस आदेश अनुसार जब तक बंबई उच्च न्यायालय द्वारा इसकी संवैधानिकता पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक यह फैक्ट चेकिंग यूनिट निष्क्रिय रहेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 के तहत बनाई गई इस यूनिट को यह शक्ति दी गई थी कि केंद्र सरकार के बारे में किसी भी जानकारी को फर्जी करार दे सके और इसके निस्तारण पर रोक लगा सके। विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम को निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर हमला और मीडिया पर सेंसरशिप बढ़ाने वाला बताया था। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा की जा रही भूख हड़ताल को 26 मार्च को खत्म कर दिया गया है। 21 दिन चलाई गई इस भूख हड़ताल में लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस समेत कई दल और हजारों की संख्या में आम लोग शामिल रहे। इस प्रदर्शन के माध्यम से लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई जा रही थी, जिसके माध्यम से लद्दाख और कारगिल स्वायत्त परिषदों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने और अन्य अधिकार दिए जाने की मांग उठाई जा रही थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे उन्हें संवेदनशील क्षेत्र में औद्योगिक और खनन माफियाओं पर रोक लगाकर ग्राम प्रशासन और वन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कर लगाने और कानून बनाने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा वे बौद्ध बहुल लद्दाख और शिया बहुल कारगिल के लिए अलग अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चाहते हैं। लद्दाख और कारगिल में बीते वर्ष से अब तक लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, जिसके माध्यम से लेह में सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरण, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट की मांगों के लिए हजारों की संख्या में भागीदारी देखने को मिली है। वांगचुक के अनशन के बाद 27 मार्च से लद्दाख की महिलाएं 10 दिन के अनशन पर बैठी हुई हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले में विभिन्न आदिवासी समूहों ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए जल, जंगल, जमीन से जुड़ी 10 प्रमुख मांगों को सामने रखा।
घोषणा पत्र में आदिवासियों के पुनर्वास पर मुजफ्फर असदी समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग उठाई गई, जिसमें कृषि जमीन का आवंटन, आवास सुविधाएं मुहैया कराने के बाद ही पुनर्वास की बात की गई थी। हालांकि सिफारिशें 10 साल से अधिक पहले की गई हैं। एक के बाद एक सरकारें इन्हें लागू करने में विफल रही हैं, जिसके कारण आदिवासियों में गहरा असंतोष है। इसके अलावा जल जंगल जमीन पर हो रहे पूंजीपतियों के कब्जे को खत्म करने, अनुसूचित जनजाति में आंतरिक आरक्षण लागू करने तथा विविध सरकारी निकायों में आदिवासियों के प्रतिनिधित्व आदि की मांगें उठाई गई। 21 मार्च को मुंबई के मलाड उपनगर में हुए सीवर हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। बचाव कार्य में लगे अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 3 मजदूरों को सीवर साफ करने के लिए ठेकेदार द्वारा अनुबंधित किया गया था, जिस दौरान नीचे बने सेप्टिक टैंक में गिर गए। प्राथमिक सूचना के आधार पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हालांकि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत सीवर सफाई का काम हेतु किसी को नौकरी पर रखना गैर कानूनी है, जिसके अनुसार कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। इस मामले पर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्यवाही नहीं दर्ज करने के कारण आम जन में आक्रोश है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के पत्र वाले विकसित भारत मैसेज को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए इसे बंद करने का निर्देश दिया है। बता दें कि बीते हफ्ते में लाखों लोगों को यह व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था, जिसके खिलाफ विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। राज्य के संसाधनों का राजनीतिक पार्टी विशेष के फायदे में इस्तेमाल करने पर विपक्ष ने आपत्ति के बाद इस मैसेज को बंद करने का निर्देश आया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के मोदी परिवार और मोदी की गारंटी जैसे विज्ञापनों के जरिए जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है और सरकारी तंत्र को चुनाव प्रचार में लगाकर चुनावों को गलत तरीके से प्रभावित कर रही है। तो आइए जाते जाते एक नज़र डालते हैं इस हफ्ते की अन्य मुख्य खबरों पर। रूस की राजधानी मॉस्को में कॉन्सर्ट शो के दौरान हमला हुआ। इसमें 133 लोग मारे गए और 60 से अधिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान प्रोविंस ने ली है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है और वित्त वर्ष 2023 में भारत में असमानता ब्रिटिश राज से भी ज्यादा हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर खुलासा किया है कि सबसे अधिक बॉन्ड खरीदने वाली 26 कंपनियों में से 2/3 ने ईडी द्वारा जांच के बाद ही चुनावी बॉन्ड खरीदे। अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 तक इन 26 कंपनियों द्वारा कुल 5,179 रुपए के बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें 37% बीजेपी को प्राप्त हुआ है। जेएनयू में 4 साल बाद छात्र संघ चुनाव कराया गया। चुनाव परिणाम में वाम गठबंधन को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अध्यक्ष पद पर धनंजय, उपाध्यक्ष पद पर अभिजीत घोष और संयुक्त सचिव पद पर मोहम्मद साजिद को जीत मिली है। वाम गठबंधन के समर्थन से महासचिव पद पर प्रियांशी आर्या की विजय हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी जिला अस्पतालों में 1/4 बिस्तर निजी संगठनों को आवंटित करने का निर्णय लिया है, जो बाद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। इस फैसले का खंडन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे गरीबों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों से सामने आया है कि बेरोजगारों की संख्या में तकरीबन 83% युवा है और वर्क फोर्स में शामिल श्रमिकों में 90% लोग असंगठित क्षेत्रों में लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बहुसंख्यक मजदूरों की बदहाल स्थिति का कारण सरकार की अनदेखी, बढ़ता निजीकरण और ठेकाकरण है। त्रिपुरा में 23-24 मार्च की रात से शुरू हुए भीषण तूफान व्यापक जानमाल की हानि की खबरें आ रही हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 4500 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे सड़क पुल का एक हिस्सा गिर गया है। इस हादसे में 1 की मौत और 10 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि पुल में गुणवत्ता की कमी है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बीते शुक्रवार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मदरसा शिक्षा बोर्ड को धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया और इन छात्रों को राज्य सरकार के स्कूलों में भर्ती करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अलग अलग धार्मिक आधारों पर बने स्कूलों को बंद करने और देश में KG से PG तक समान शिक्षा व्यवस्था लाने की मांग फिर से सामने आई है। असम सरकार ने चुनावों से पहले 2 अलग अलग समुदायों के बीच जमीन की बिक्री पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है।
सरकार के निर्देशों के अनुसार अब 2 अलग समुदायों के बीच जमीन खरीद बिक्री के लिए एनओसी की जरूरत है। विपक्ष ने इस फैसले को सांप्रदायिक बताते हुए सरकार की निंदा की है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले हफ्ते जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और एनडीटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।